हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये सारा इतना फार्मूला आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारा रिसर्च करके और कलेक्शन करके यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको लास्ट तक देखिए, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म पता आप लोग को होगा। अगर दो चार्ज Q1 Q2 है और उसके बीच का सेपरेशन R है, तो फॉर्मूला फोर्स का आ जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर फॉर्म ऑफ कुलम्ब्स लॉ। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम लोग यूज करते हैं, वो 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में ये यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू याद रखिएगा। और ये जो फोर्स होता है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज Q1 एंड Q2। मीन्स अगर Q1 Q2 पर फोर्स देखेंगे हम लोग, तो Q2 Q1 पर इधर फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो अगेन Q1 Q2 पर भी इधर फोर्स एग्जर्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है ये। देन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखिए। सपोज हम लोग एक ओरिजिन ले लिया, अब हम लोग यहाँ पर पोजिशन वेक्टर को यूज करके वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ को। सपोज चार्ज Q1 यहाँ पर है और एक चार्ज Q2 यहाँ पर है। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का R2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं वेक्टर R इज इक्वल टू R1 - R2। और वेक्टर R का डायरेक्शन हो गया इधर, तो R वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, वो क्या हो जाएगा R1 - R2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 हम लोग क्या लिख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं अभी। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो उसका वैल्यू F1 लिखे हम लोग। F1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2। यहाँ पर है Q1 × Q2 बाय R1 - R2 का क्यूब। ये जो डिस्टेंस मिला इसका मैग्नीट्यूड ले लिए, इसका क्यूब इंटू फिर यही वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो F2 का भी वैल्यू अगेन आएगा मैग्नीट्यूड में सेम जितना कि F1 आया है। तो ये बात याद रखना है, बिकॉज ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। तो वहां पर हम लोग अगर F2 लिखेंगे यहाँ पर, तो इजिली F2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगेन Q1 Q2 बाय, यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, R1 - R2 क्यों किए थे, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा R2 - R1 क्यों, बिकॉज वेक्टर फोर्स एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है इस चार्ज पर, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ले लिए R2 - R1। R1 - R2 यहाँ पर हम लोग R2 - R1 कर लेंगे। तो ये आ गया फोर्स F2 का वैल्यू। तो F1 और F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। ये था कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देन फील्ड स्ट्रेंथ देखिए। फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इन डिस्टेंस R पर उसका वैल्यू हो जाता है Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये फॉर्मूला आपको दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग देखते हैं ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होती है, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा ई आर ग्राफ इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। देन नेक्स्ट लोग देखते हैं ड्यू टू स्फेरिकल स्फीयर ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देख रहे हैं ड्यू टू चार्ज स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है। तो देखिए चार्ज यहाँ पर थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज क्यू इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस आर है। तो इनसाइड पॉइंट पर जब हम लोग लेंगे स्मॉल आर, जिसको बोल दिए वो रेडियस से छोटा होगा, ई का वैल्यू हो जाएगा Q × स्मॉल r/4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब। तो हम लोग देख रहे हैं क्या ई प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसका, आर का। हम लोग यहाँ से इसको बोल सकते हैं ई प्रोपोर्शनल स्मॉल आर है, तो और सब क्वांटिटी कांस्टेंट है। आउटसाइड पॉइंट के लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए ई का वैल्यू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जा रहा है। और उसके बाद ऑन द सरफेस इक्वल टू हो जाएगा आर, ऑन द सरफेस आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या फील्ड का वैल्यू आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। तो हम लोग तीनों जो फॉर्मूला से ग्राफ ड्रॉ कर लिए। पहला देखिए जो इनसाइड के लिए था, यहाँ पर R इज इक्वल टू, इसको हम लोग पुट कर लेंगे क्या, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये R एक्सिस है। तो इसके लिए R का प्रोपोर्शनल है ई प्रोपोर्शनल R, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू मिला, यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू मिला
कितना वैल्यू मिला, क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पर आर से सरफेस से आगे गए तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये है सरफेस से बाहर ई का वैल्यू। तो ये ई आर ग्राफ था ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग था ये। देन उसके बाद ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज। अब हॉलो स्फीयर रहेगा तो सारा चार्ज आउटसाइड रहेगा, इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इनसाइड पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनसाइड पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। आउटसाइड पर क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा और ऑन द सरफेस आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ देखिए, ई आर ग्राफ, अंदर में जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक। उसके बाद सडनली सरफेस पर वैल्यू आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर का, डिक्रीजिंग हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर आउटसाइड के लिए, सरफेस पर कांस्टेंट है और जीरो है इनसाइड में। तो इसका ये ग्राफ हो जाएगा ई आर ग्राफ ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज। याद रखिए, हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज रहे या फिर चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रहे, तो इसके लिए हम लोग का यही सेम चीज होता है, सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ भी उसी तरह होगा। तो ये हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज रहेगा या चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी रहेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पर जब भी चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होता है। देखिए, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग का एक रिंग है और इसके एक्सिस पर एनी पॉइंट पी पर हम लोग भी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो उसका वैल्यू आ जाएगा Q x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर हम लोग एक्स को जीरो ले लेंगे तो ये डिस्टेंस सेंटर पर आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर एक्स को जीरो लेंगे तो ये पॉइंट सेंटर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा एक्स को जीरो पुट करने से। अगर एक्स काफी बड़ा होगा आर से तो हम लोग यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। तो आपको ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये काफी एक्स काफी बड़ा होगा आर के कंपेयर में, तो यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। तो ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह फॉर्मूला दिख रहा है। मीन्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम लोग जाते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, तो रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, रिंग चार्ज रिंग। तो एक्स टेन टू इनफाइनाइट, ई टेन टू जीरो। अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस एक्स का ग्राफ हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लिए। तो इस तरह से ग्राफ पहले इंक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स इक्वल टू R/√2 पर। आफ्टर दैट फिर से ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो ये था ई आर ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग रिंग का। देन है नेक्स्ट, ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ये लाइन चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। इसके लिए याद रखना है E इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम लोग देख रहे हैं लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हो जाएगा। इसके लिए अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ भी उसी तरह होता है, डिक्रीजिंग नेचर का। तो ई आर ग्राफ जो हो जाएगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये था ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज लाइन चार्ज। देन इसके बाद ड्यू टू थीन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पर तीन सीट ऑफ चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसका ई आर ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कांस्टेंट लाइन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर, σ/2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगा और वो पूरा वैल्यू फिक्स होगा। आर चेंज करेगा फिर भी वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये उसका डायग्राम है और यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करके ये रिजल्ट आता है। तो बस ये रिजल्ट याद रखना है और उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। देन ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, अगर कंडक्टिंग सरफेस लेते हैं तो दोनों तरफ इसका चार्ज रहेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा σ/εo और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। लेकिन हम लोग ईआर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू σ/εo और इधर आर का वैल्यू इधर देखिए एक्स एक्सिस पर ले लिए हम लोग। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। हम लोग यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, VA-VB क्या होता है, W/B/A बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय Q0। यहाँ से BA जो एरो का डायरेक्शन होगा, B से A तक ले जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
चार्ज क्यू नोट को बी से ए तक ले जाने में वर्क डन जो आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स का, उसको डिवाइड कर देना है उस चार्ज से, क्यू नोट से। तो ये आपको दे देगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी, नॉट वी बी माइनस बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत गलती होता है, स्टूडेंट लोग यहाँ पर गलती करता है। ये सारा कॉन्सेप्ट एक जगह हम डाल दिए हैं। डब्ल्यू ए टू बी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो जाएगा क्यू नॉट बी ए माइनस बी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर होगा तो ए से बी तक ले जाने में, तो बी ए माइनस बी बी। अगर एक्सटर्नल फोर्स ले जाएगा ए से बी तक में, तो क्यू नॉट इंटू बी बी माइनस बी ए होगा। इसका बस यहाँ पर रिवर्स हो गया, भी भी यहाँ आ गया, भी ए यहाँ आ गया, याद रखना है ये। तो हम बोल सकते हैं निगेटिव है इस वैल्यू का, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है ये। अगेन इन्फिनिटी से ए तक ले जाने का वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू भी ए, है ना, क्यू इंटू भी ए, बिकॉज भी इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो ये बात याद रखना है। एक्सटर्नल फोर्स अगर ले जाएगा इन्फिनिटी से ले आएगा पॉइंट ए पर, तो कितना वर्क डन होगा, क्यू नॉट इंटू पॉइंट ए का पोटेंशियल, ये भी ए क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर क्यू नॉट बी ए एंड वी बी आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड विथ साइन, हम लोग प्रॉपर साइन लेंगे, जो भी साइन है क्यू नॉट का, भी ए का, वी बी का। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट। अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जानते हैं, वैल्यू क्या होगा, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है, आर डिस्टेंस पर भी का वैल्यू हो जाएगा ये चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये भी आर ग्राफ हो जाएगा, अगेन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है और सब तो कांस्टेंट है, लेकिन भी आर ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा इसका। देन अगेन ड्यू टू हॉलो स्फीयर, अब हॉलो स्फीयर का हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, तो इनसाइड पॉइंट पर आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए वही वैल्यू होता है जो सरफेस पर वैल्यू होता है, मतलब इनसाइड से लेकर के सरफेस तक सेम वैल्यू होता है, उसका वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर। और आउटसाइड पॉइंट के लिए भी का वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, आप देख सकते हैं। और इनसाइड मतलब अंदर से लेकर सरफेस तक पूरा कांस्टेंट है। तो ये भी आर ग्राफ हो गया इसके लिए, ड्यू टू हॉलो स्फीयर के लिए अंदर से लेकर के सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसको के क्यू आर भी बोलते हैं। उसके बाद ये डिक्रीज करने लगा, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर का, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है, नॉट आर स्क्वायर, इसको भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर बोलेंगे, यहाँ पर लिखे भी हम लोग हैं ये। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करने लगा इनवर्स रेशियो में, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था ड्यू टू हॉलो स्फीयर। देन वो देखते हैं ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज अगर रहेगा, मीन्स एक स्फीयर है और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग ही होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज क्यू है। तो इनसाइड पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था, आप लोग को याद आ रहा होगा। बहुत ही कंपेयर कर सकते हैं दोनों टॉपिक को। फिर दूसरा है एट आउटसाइड पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये तो होता है क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नॉर्मल पॉइंट चार्ज की तरह। और ऑन द सरफेस हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो ये इसका भी आर ग्राफ है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज पोटेंशियल का। तो यहाँ पर सेंटर पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग जीरो ले लेंगे, स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पर मिलेगा। और आर इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर आपको वैल्यू आ जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन आर, सरफेस का वैल्यू ये वाला वैल्यू जाया। अब उसके बाद फिर सेकेंड डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर कर्व जो है देखिए, इधर डाउनवर्ड कनकेव है, इसके बाद कर्व अपवर्ड कनकेव हो गया। तो ये पैराबोलिक पार्ट भी बोलते हैं इसको, ये हाइपरबोलिक पार्ट हो जाता है। तो आगे इस पर डिस्कशन होगा बहुत सारा, तो फिलहाल आप लोग इसको माइंड में रखिए ग्राफ, और इसका एक्सप्रेशन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका यूज होता है। देन देखिए एक्सिस ऑफ रिंग पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं रिंग के एक्सिस पर। अगर रिंग पर चार्ज क्यू है और हम लोग उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखेंगे, तो हो जाएगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रिंग पर पोटेंशियल का वैल्यू। तो ये हम लोग का ग्राफ है, इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा।
वी आर ग्राफ। तो अगर आप लोग को देखिए वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिए, अगर आप लोग को हिंदी में थोड़ा भी कठिनाई हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, देन बोलिएगा, हम सेम कंटेंट को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर देंगे, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो ये हम लोग का वी आर ग्राफ हो जाएगा इसके लिए, रिंग के लिए। देन इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। डिस्क के हम लोग एक्सिस पर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये वैल्यू होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कैपिटल आर है रिंग का, ये डिस्क का पूरा रेडियस, और एक्स होता है यहाँ पर डिस्टेंस पॉइंट पी का, तो सिग्मा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्क का। तो ये वैल्यू याद रखना है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एट द सेंटर ऑफ डिस्क एक्स जीरो हो जाएगा, सेंटर पर जब पॉइंट पी को लाएंगे एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो पुट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वी सेंटर पर सिग्मा आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। फॉर एक्स मच मच ग्रेटर देन आर यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन आपको भी आ जाएगा क्यू बाय फोर पर एप्सिलॉन नॉट आर। ये बिल्कुल उसी तरह हो गया जिस तरह पॉइंट चार्ज का आता है। तो काफी फार डिस्टेंस पर हम लोग चले जाते हैं तो कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट की तरह दिखता है, तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं पोटेंशियल या फील्ड फाइंड करने के लिए कुछ भी। तो ये था हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देन वो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हम लोग का है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो अगर दो चार्ज है उसके बीच का सेपरेशन आर है, तो उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सिस्टम का के क्यू वन क्यू टू बाय आर। के क्या होता है यहाँ पर, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है। के का वैल्यू होता है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। मोर देन टू पेयर अगर रहेगा, यहाँ पर से मोर देन टू चार्ज रहेगा, मतलब एन चार्ज रहेगा सिस्टम में, एन पेयर ऑफ चार्ज रहेगा। एन चार्ज के लिए हम लोग का कितना पेयर बनेगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू पेयर बनेगा। अगर एन चार्जेज रहेगा सिस्टम में देन इसके लिए नंबर ऑफ पेयर इतना बनेगा। देखिए अगर ए से बी तक हम लोग ले जाते हैं, ये डब्ल्यू ए बी, ये हम लोग जस्ट अभी डिस्कस भी किए थे। डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड डब्ल्यू ए टू बी हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बाय फील्ड। ये रिजल्ट हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है उसमें बहुत सारा चार्ज है, सपोज हम लोग यहाँ पर फोर चार्जेज लिए क्यू वन से लेकर के क्यू फोर तक, तो इतना सारा पेयर पॉसिबल है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर हम लोग हो जाएगा वही फॉर्मूला जो जस्ट देखे थे, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, यह नंबर ऑफ पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन का वैल्यू फोर है, फोर चार्जेज है, तो नंबर ऑफ पेयर हो जाएगा फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, दैट इज सिक्स। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी एनी पॉइंट पी जो कि एंगल थीटा बना रहा है डायपोल के एक्सिस से, डायपोल के डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है वो पॉइंट, और आर डिस्टेंस पर है कहाँ से, सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा पी कॉस थीटा बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, याद रखना है। तो देखिए ऑन द डायपोल एक्सिस क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा डायपोल के एक्सिस पर। तो ये कॉस थीटा जीरो कितना होगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये डायपोल के एक्सिस पर हो गया, आर डिस्टेंस सेंटर से अगर वो पॉइंट है तब। इक्वेटोरियल पोजीशन पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वेटर पर कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पर रहेगा तो वहां पर पोटेंशियल यहाँ जीरो हो जाएगा, बिकॉज हम थीटा यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 90 डिग्री, तो भी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये था एक्सियल पॉइंट के लिए, और ये था इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। दोनों में जो आर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से ही है, यहाँ पर भी आर जो डिस्टेंस वो डायपोल के सेंटर से है, तो ये बात याद रखना है। देन इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। अब देखिए हम लोग दो केस देखेंगे, इसका आगे एक और केस देखेंगे, यहाँ पर हम लोग फील्ड देख रहे हैं। अभी तक पोटेंशियल था, हम लोग यहाँ पर फील्ड देख रहे हैं। तो अब ये डायपोल है, एक्सियल लाइन पर हम लोग एक पॉइंट लिए पी जो कि इस डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू पी आर बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, याद रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आर है डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस, और टू ए है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्ट डायपोल मोमेंट।
डायपोल मोमेंट होता है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में। बिकॉज यहाँ पर क्या है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन की तरफ रहेगा, बिकॉज डायपोल मोमेंट क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर डायपोल काफी छोटा रहेगा तो यहाँ पर आर काफी बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए, तो हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे आर ए को। ये फॉर्मूला आ जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। याद रखिए पी क्या है यहाँ पर, पी होता है डायपोल मोमेंट, उसका मैग्नीट्यूड होता है 2a, जो डायपोल के बीच का डिस्टेंस है, इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो 2a × क्यू। Then at a point at a distance r from the center of a dipole along its equatorial line, ये इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो E का वैल्यू हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, प्लस होता है यहाँ पर ए स्क्वायर, तो दी पावर भी 3/2 होता है और पावर स्क्वायर था। अब डायरेक्शन ऑफ E इज अपोजिट टू दैट ऑफ P, यहाँ पर E का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, बट डायपोल मोमेंट क्या होता है, राइट की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब अगेन फिर डायपोल काफी शॉर्ट होगा, तो ए को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद ये आर हो जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देन इसके बाद देखिए एनी जनरल पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब ये पॉइंट जो है थीटा एंगल बना रहा है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से, ठीक है, और आर डिस्टेंस है सेंटर से उसका, पॉइंट पी का, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगेन 2a है। तो ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप इससे एक्सियल पॉइंट पर भी रिजल्ट फाइंड कर ले सकते हैं, इक्वेटोरियल पर भी कर सकते हैं, और एनी एंगल थीटा एट एनी डिस्टेंस आर पर भी फाइंड कर सकते हैं। ये रिजल्ट याद है तो देन पीछे वाला दोनों आप याद रख सकते हैं इसकी इसी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देन इसके बाद देखिए टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, और इस पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है p×e। हम क्रॉस प्रोडक्ट तो इसको p×e को p sin थीटा भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस लेना है p×e। अगेन p क्या होता है, 2d, चार्ज के बीच का डिस्टेंस और एनी चार्ज का मैग्नीट्यूड, p का वैल्यू होता है 2d × क्यू। टॉर्क हो गया p sin थीटा, तो ये वैल्यू आ गया टॉर्क ऑन ए डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। तो देखिए डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इनिशियली केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल θ1 is rotated as to finally subtend an angle θ2, then the work done for rotating the dipole is P cos θ1 minus cos θ2। ये इनिशियल एंगल जो था डायपोल मोमेंट का वो θ1 था, बाद में जब रोटेट किया तो एंगल θ2 तक ले गए हम लोग, तो कितना वर्क हुआ उस रोटेशन में वो हो जाएगा PE cos θ1 minus cos θ2। यह वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो इनिशियल हम लोग यहाँ पर जो लेंगे कॉस θ1 में θ1 को 90 डिग्री लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर जब रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां पर जो वैल्यू होगा वर्क डन का, वहां पर वैल्यू जीरो होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो रहेगा। तो हम लोग वर्क डन वहां पर से, क्योंकि वहां पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग cos 90 ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो अब इधर सिर्फ cos θ2 को थीटा ले लेंगे हम लोग, u का वैल्यू हो जाएगा -PE cos थीटा। u आ गया -P.E, बिकॉज ए बी cos थीटा को हम लोग बोलते हैं A.B, माइनस साइन जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग माइनस साइन रख दिए। देन डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर नेट फोर्स होता है जीरो, याद रखना है। डायपोल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो। टॉर्क जीरो नहीं होता है, टॉर्क कितना होता है हम लोग जस्ट पढ़े थे, टॉर्क ऑन ए डायपोल P×E होता है। टॉर्क ऑन डायपोल क्या होता है, P×E, और उसको हम लोग PE साइन थीटा ये बोलते हैं, PE साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी होता है -P.U, जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, और हो जाएगा -P cos थीटा हो जाएगा।
फॉर इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम के लिए अगर थीटा 0 डिग्री रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा। अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थीटा क्या है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज द कंडीशन ऑफ पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर यहाँ पर जो वैल्यू आएगा कॉस थीटा का 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, निगेटिव माइनस पी है तो मिनिमम हो गया। तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये मैकेनिक्स में भी ट्रू है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये ऑलवेज ट्रू है। आप बोल सकते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये ट्रू है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और जब अनस्टेबल में होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। अनस्टेबल की हम लोग यहाँ पर थीटा को क्या पुट करेंगे, 180 पुट करेंगे, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसको डिटेल में अगर आप लोग को देखना है तो हम आगे एक और वीडियो लाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे अनस्टेबल और स्टेबल होता है। फिलहाल इस रिजल्ट को माइंड में रखना है। When placed in uniform electric field, a dipole may undergo rotation as well as ट्रांसलेशनल मोशन व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जब उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होगा और रोटेशन भी उसका पॉसिबल है। दोनों चीज पॉसिबल है जब उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे देन। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एक छोटा क्वेश्चन। देन है देखिए चार्ज सोप बबल। सोप बबल पर अगर कुछ चार्ज दे दिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होगा उस चार्ज का वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए। सपोज एक सोप बबल है और उसका सरफेस टेंशन टी है, तो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, 40/R एक्टिंग इन बॉडी, एक्सिस प्रेशर होता है इनसाइड। अभी अगर उस पर हम लोग चार्ज दे दिए या इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, देन सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स हो जाएगा, ये एक्टिंग आउटवर्ड होगा। अब इक्विलिब्रियम पर अगर इक्विलिब्रियम है चार्ज देने के बाद, सरफेस टेंशन टी है उस सो बबल का, तो इक्विलिब्रियम में इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग दोनों को इक्वेट कर दिए। तो इस इक्वेशन में आप देखिए क्यू सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू बाय सरफेस एरिया 4πr²। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए सिग्मा का वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चार्ज क्यू का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर दिस मच वैल्यू। हियर एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द बबल आर सपोज टू बी सेम। यहाँ पर हम लोग एयर प्रेशर को एज्यूम किए हैं सेम इनसाइड आउटसाइड में। तो यहाँ पर क्या आ गया, हम लोग को चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू 8πr√2ε0 r × t। तो ये है चार्ज सो बबल के लिए। ये भी क्वेश्चन कभी कभी जेईई मेन में यहाँ से आया है इस कॉन्सेप्ट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे नीट में भी आने का चांस है, बहुत सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। देन देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ये पार्शियल डेरिवेटिव है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है, तो ये रिलेशन है दोनों के बीच में। अब ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, जब हम लोग उसका ग्रेडियंट ले लिए, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं E इक्वल टू निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ भी। ये उल्टा ट्रेंगल जो है इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट। तो माइनस ग्रेड, ग्रेड भी पढ़ते हैं हम लोग इसको। अब देखिए वन डायमेंशन के लिए स्लोप ऑफ बियर ग्राफ जो हो जाएगा यहाँ पर, एक डायमेंशन रखें हम लोग, यहाँ पर 3 डायमेंशन देखें एक्स वाई जेड। अगर एक ही रेडियल डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो -dv/dr हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ बियर ग्राफ। dv/dr क्या होता है, बियर ग्राफ का स्लोप डेरिवेटिव से। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज कर लिए, इंटीग्रेट कर देंगे तो v v - b आ जाएगा माइनस a to b E.dr, इसी को हम लोग बोल देते हैं VBA। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो हो जाएगा V = E × D। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना और फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको इग्नोर कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आ जाएगा V =
ई इंटू डी। तो ये कैपेसिटर के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है पोटेंशियल फाइंड करने में, इजी होता है। वहां से हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, बिकॉज कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। और भी बहुत सारा केस मिलेगा जहां पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला 3 डायमेंशन में और ये वाला 1 डायमेंशन में। और ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेशन करते हैं। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। इफ सरफेस इज नॉट ओपन and encloses some net charge, the number of line that goes through the surface is proportional to net charge within the surface from a uniform electric field when the angle between the area vector A and electric field has same value throughout the area। देखिए ये कब है? For uniform electric field when the angle between area vector A and electric field E has the same value throughout the surface area। तो अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा। अगर थ्रू आउट द सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल सेम एंगल है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ई ए कॉस थीटा। तो ये एक रिजल्ट है। दूसरा भी केस इसका हो सकता है पॉसिबल, अगर थ्रू आउट द सरफेस एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में कांस्टेंट एंगल नहीं है। आप यहाँ पर ई डॉट डी ए लिखेंगे, डी फाई को एक छोटा सा एरिया के लिए, और टोटल एरिया के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब ई कांस्टेंट अगर है तो हम लोग ई को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, डी ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन या फाइनली हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो ये कंडीशन था फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द एरिया। याद रखना है इस रिजल्ट को। देन अगेन नेक्स्ट हम लोग का है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा, तो ये फाइव बोलते हैं। और वो क्या होता है? ई डॉट डी एस हम लोग जब जस्ट अभी देखे हैं। अब पूरा क्लोज सरफेस से फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए और क्लोज यहाँ पर एक सर्किल दे दिए। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ये सिंबल यूज किया जाता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस के लिए। तो फाइव हो गया ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। और हम लोग डी ए को एन डी ए लिख सकते हैं, ये डी ए वेक्टर है, हम लोग यूनिट वेक्टर यूज कर लिए एन। एन यहाँ पर डी है एरिया का मैग्नीट्यूड, तो ये और ये सेम ही चीज है। और ये हो जाता है नेट चार्ज इनसाइड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन क्या है? नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है वो क्यू इन है। तो ये देखिए हम लोग एक सरफेस ड्रॉ किए हैं, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, जो कि सारे चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। और ये एक इमेजनरी सरफेस होता है, ये कोई रियल सरफेस नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल सरफेस है। और इसके अंदर जितना भी चार्ज है सबको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर लेंगे, बिकॉज चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको यहाँ पर पुट कर देना है। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। जनरली इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, मैक्सिमम केस में। कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इससे फाइंड करते हैं गॉस लॉ से। इसका काफी ज्यादा यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये था गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोग के लिए काफी ये हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।